हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएटी क्वेश्चन पेपर 2020, जिसके केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चन और उसके बाद हम एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन इस पेपर का डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है गाइस। जो स्टूडेंट 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को पहले ये क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए, जिससे पता चले कि आपका एग्ज़ाम लेवल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कि द पार्टिशियल प्रेशर ऑफ O2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें O2 का आंशिक दाब हमें बताना है। तो जो रिएक्शन है 2M2O जो कि सॉलिड स्टेट या सॉलिड अवस्था में है, और जो रिएक्शन जो है उत्क्रमणी है, यानी दोनों ओर हो सकती हैं, जो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा 4M सॉलिड और प्लस O2 गैस। तो ऑप्शन है यहाँ पर, सीधे हम राइट आंसर देख लेंगे गाइस। तो यहाँ आंसर रहेगा केपी। तो केपी राइट आंसर रहेगा इसका आंशिक दाब अगर हम देखें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि यदि अग्रिम अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान 140 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स है, तो व्युत्क्रमणी अभिक्रिया की 250 जूल मोल पर इनवर्स है, तो अभिक्रिया के लिए तापीय धारिता निकालिए। तो डी आंसर रहेगा -110 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का pKa का मान सबसे कम होगा। तो ऐसा यौगिक हमें याद करना है जिसका pKa का मान सबसे कम हो। तो बी आंसर रहेगा यहाँ पर KF3COOH। ओके। फोर्थ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से परमाणु के कौन से गुणधर्म को थॉमसन मॉडल द्वारा सही ढंग से वर्णित किया गया है। तो सी आंसर रहेगा परमाणु की समग्र तटस्थता। तो जो परमाणु की समग्र तटस्थता जो आंसर रहेगा हमारा, तो इसमें परमाणु का जो गुणधर्म है उसमें जो परमाणु की समग्र तटस्थता हम बोले तो उस गुण को थॉमसन मॉडल में स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया। नेक्स्ट CH2+ एक अल्पावधि प्रजाति में कार्बन परमाणु द्वारा किस प्रकार के संकर कक्षक प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन है D2sp3 या sp या sp3 या sp2 संकरण। तो हाइब्रिड ऑर्बिट हमें यहाँ पर ऑर्बिटल्स देखना है कि द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द कार्बन एटम्स इन CH2+ शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। तो बी आंसर रहेगा sp संकरण, यानी कि गाइस जो CH2+ एक अल्पावधिजीवी प्रजाति का एक कार्बन परमाणु है, तो इसमें जो है sp संकरण होगा। नेक्स्ट 450 ग्राम पानी में 45 ग्राम ग्लूकोज की विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस जी, इसमें मोलरता आपको फाइंड करनी है। तो ये अगर आप मोलरता आपको फाइंड करना नहीं आती है तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर रहेगा 0.55। तो ये जो है कि 450 ग्राम पानी में 45 ग्राम ग्लूकोज का अगर मिला देते हैं तो उसकी मोलरता जो रहेगी 0.55 होगी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अभिक्रिया के लिए तापीय धारिता परिवर्तन निकालिए। तो ऑप्शन है HC ट्रिपल बॉन्ड HCHG प्लस 2H2G जो बनेगा C2H6। तो 998 केल्विन और एक बार दाब पर HHCH और CC और C ट्रिपल बॉन्ड C आबंध के बंद ऊर्जाएं क्रमशः 435, 414 और 347 और 337 किलो जूल पर मोल हैं। तो इसकी तापीय धारिता जो रहेगी गाइस -296 किलो जूल। नेक्स्ट कि नाभिकीय अम्लों का पूर्ण जलीय विश्लेषण एवं पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार देता है। तो RNA की उपस्थिति शर्करा का अर्धांश पहचानिए। तो बीटा डी राइबोस या अल्फा D2 डीऑक्सीराइबोस या D2 डीऑक्सीराइबोस या अल्फा डी राइबोस। तो आंसर रहेगा यहाँ बीटा डी राइबोस। तो बीटा डी राइबोस में जो है गाइस की नाभिकीय अम्लों का पूर्ण जलीय विलयन एक पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन शर्करा देता है। तो ये जो अर्धांश होगा तो बीटा डी राइबोस। नेक्स्ट क्रिस्टल प्रजाति किसमें 2 अक्षीय लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ऑप्शन है
ट्राइनिक या टेट्रागोनल या मोनोगोनल या ऑर्थोरहोम्बिक। तो द्विसमलंबाक्ष जिसे हम और टेट्रागोनल बोलते हैं, तो क्रिस्टल प्रजाति में जिसके दोनों अक्षीय की लंबाई बराबर होती है। नेक्स्ट उस ऑक्साइड को पहचानिए जो कार्बन का प्रयोग करके अपने धातुत्व रूप में सम्मानित किया जा सकता है। तो डी आंसर रहेगा ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से रेशे एमाइड लिंकेज नहीं होते हैं? ऑप्शन नायलॉन, ऊन, रेशम या टेरिलिन। तो टेरिलिन इसका आंसर रहेगा गाइस कि टेरिलिन जो है कि एमाइलेज लिंकेज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से इनमें से किस एक अभिक्रिया के लिए दाब में वृद्धि के साथ उत्पादों की उपज घटती है? यानी कि अगर उस रिएक्शन को हमें बताना है जिसमें अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसमें उत्पाद जो बनेगा वो घटता जाएगा। तो देखते हैं, ऑप्शन है PCl5 यानी फास्फोपेंटाक्लोराइड जो कि गैस अवस्था में है। तो इस पर हमें प्रोडक्ट के रूप में ये डिवाइड होता हुआ मिलेगा, जिसमें हमें Cl2 प्लस PCl3 जो कि दोनों ही हमें गैसीय अवस्था में मिलेंगे। तो बाकी जो रिएक्शन है उनमें ऐसा नहीं हो रहा, उनमें जो है कि जो कंपोनेंट जुड़ करके उत्पाद बना रहा है, लेकिन जो इसमें कंपोनेंट होता है वह टूट करके अपने दो उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि समान परमाणुओं द्वारा अध्यासित फलक केंद्रीय घन जालक के प्रति इकाई कोश में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती हैं। तो आंसर रहेगा इसका D 8। नेक्स्ट कि जो हमें ससंयोजी यौगिक में दिया हुआ है, तो संक्रमण धातु आयन की समन्वय संख्या हमें यहाँ बताना है। तो इक्वेशन है कि CO ब्रैकेट में En2 Fe2 ClO4। तो इसका आंसर रहेगा 3। तो जो ससंयोजी यौगिक एक अच्छा चैप्टर है, वहाँ से आप समन्वय संख्या निकालना देख सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। इसके बाद नेक्स्ट वह तत्व को पहचानिए जो केवल 4 की अधिकतम संयोजकता दर्शा सकता है जबकि अन्य 5 और 6 संयोजकता दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन है N यानी कि नाइट्रोजन, Sb और P या AS। तो N आंसर रहेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वह तत्व है जो केवल 4 ही अधिकतम संयोजकता दर्शाते हैं, जबकि अन्य जो तत्व हैं जिनमें Sb या P या AS आर्सेनिक जो तत्व हैं वो 5 और 6 की संयोजकता भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट सोने के निष्कर्षण में वह धातु पहचानी है जिसका प्रयोग धात्विक सोने की उसके साइनाइड संकुलन से पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन Zn, Na या Cu या K। तो Zn इसका आंसर रहेगा। तो Zn धातु जो है उसका उपयोग सोने के निष्कर्षण में धात्विक सोने की उसकी साइनाइड संकुल से पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 ml से 50 ml तक आयतन में से एक आदर्श गैस के 3 मोल के समतापी प्रतिवर्ती विस्तार से निहित एंट्रोपी परिवर्तन है। तो इसका रहेगा न्यूमेरिकल है गाइस ये, और ए आंसर रहेगा इसका कि 60.02 जूल प्रति मोल पर किलो। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन C14 के बारे में गलत है। ऑप्शन है कि राइट आंसर हम देखें कि अल्फा किरणों की बमबारी के कारण ऊपरी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु C14 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है कि C14 के बारे में गलत है, जबकि और हम देखें कि C14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, ये सही है। और कार्बन 14 का अर्धायु काल 5470 वर्ष है। और डी हम देखें कि रेडियो कार्बन डेंटिंग पद्धति द्वारा का विकास विलियार्ड लिम्बी द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रथम अभिक्रिया कोटि के लिए T 50% और T 90% होता है। तो बी आंसर रहेगा इसका, जो इनका अनुपात रहेगा कि 3:10। नेक्स्ट जब HBr C6H5COO2 की उपस्थिति में ब्यूट प्लस इन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद बनता है। तो सी आंसर रहेगा कि 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन हमें प्राप्त होगा जब HBr जो है कि C6H5COO2 की उपस्थिति में ब्यूट टू के साथ रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति प्रतिचुंबकी है। तो प्रतिचुंबकी यानी डायमैग्नेटिक हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है B2, F2, O2 या S2। तो यहाँ आंसर रहेगा F2 यानी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है गाइस एक प्रतिचुंबकीय प्रजाति का तत्व है। नेक्स्ट है कि एक क्षारकीय अम्ल का pH मान 298 केल्विन पर 2.0 है तो 0.1 मोललता
विलयन का परासरण दाब परिकलित करिए। तो परासरण दाब यहाँ पर हमें पहले परिकलित करना है, जहाँ पर हमारे पास एक टेम्परेचर दिया हुआ है, एक पीएच दिया हुआ है और 0.1 मोललता दी हुई है। तो यहाँ पर इसका जो है परासरण दाब रहेगा 2.69 एटमॉस्फेयर या ATM बोल सकते हैं हम। इसके बाद निम्नलिखित में से किस कक्षा में YZ सतह में इलेक्ट्रॉन खोजने की प्रायिकता 0 होती है? तो DYZ या PY या PZ या PX। तो PX आंसर रहेगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो PX है, जो कक्षक है, उसकी YZ सतह पर इलेक्ट्रॉन खोजने की प्रायिकता सबसे यानी 0 रहेगी। नेक्स्ट है, एक अभिक्रिया का दर नियतांक 123 लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर और पर सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो 0 आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें कि गर्म सांद्रता H2SO4 का प्रयोग करके NO3- की उपस्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को डालते हैं? तो Cu आंसर रहेगा इसका, यानी कि कॉपर जो धातु है उसको गर्म सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करके NO3- की उपस्थिति में जांचा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में X और Y उत्पाद हमें बनाना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो पहले हमें X की वैल्यू फाइंड करनी हो और X की रिएक्शन HCN से करवाएंगे, जो हमें Y प्राप्त होगा, और Y के बाद और तो हमें यहाँ पर X और Y दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पर CaCe2 प्लस H2 अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि CH ये वाला, ओके। तो ये फॉर्मूला रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और विनाइल साइनाइड P हमें प्राप्त होगा Y के रूप में। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CCN, ओके। तो विनाइल साइनाइड और एसिटिलीन दोनों ही हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, तत्वों के निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा दूसरी और तीसरी आयनीकरण ऊर्जाओं का सबसे बड़ा अंतर दर्शाएगा? तो सी आंसर रहेगा कि 1s2 या 2s2 या 2p6 या 3s2। तो ये सी जो आंसर है हमारा कि इसमें जो होगा कि इनके जो तत्व हैं यहाँ पर दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दूसरी और तीसरी आयनीकरण ऊर्जा में सबसे बड़ा अंतर ये दर्शाएगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम फ्लोराइड संरचना में धनायनों और ऋणायनों की समन्वय संख्या क्रमशः, तो कैल्शियम के जो फ्लोराइड होते हैं उनकी संरचना में प्लस और माइनस की जो समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन जो नंबर होते हैं वह होते हैं 8 और 4। नेक्स्ट है कि pH6 के एक जलीय विलयन को 2 बराबर मात्रा में एक pH3 के अन्य जलीय विलयन से मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन का pH मान होता है। तो 3.3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि AS2S3 सॉल्व के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन क्षमता निम्न क्रम में घटती है। तो घटने का यहाँ पर हमें बताना है कि स्कंदन क्षमता किस हिसाब से घटेगी। तो यहाँ पर है Al3+ या Pa2+ या Na+, यानी कि स्कंदन क्षमता का जो संयोजकता का मान बढ़ाने पर स्कंदन क्षमता का मान भी कम होता जाता है। नेक्स्ट बात करें कि प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड किस प्रकार का हैलाइड है? तो यह है जेम हैलाइड। तो जेम हैलाइड जो एक प्रकार का जो एग्जाम्पल है प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, ओके। नेक्स्ट कि डीएनए में उत्परिवर्तन निम्न के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजनस क्षार, राइबोस क्षार या राइबोस इकाई हम बोल सकते हैं, अमीनो अम्ल या फास्फेट इकाइयाँ। तो नाइट्रोजनस क्षार इसका आंसर रहेगा कि डीएनए में उत्परिवर्तन जो है नाइट्रोजनस क्षार के अनुक्रम परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट विद्युत अपचयन विधि का उपयोग उनके अयस्कों में से निम्नलिखित में से किस एक धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है? तो ये होगा अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन अणु की एरोमेटिकता की व्याख्या करता है? तो अणु की एरोमेटिकता का व्याख्या जो है हकल का नियम करता है। तो डी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयन रंगीन जलीय विलयन देगा? तो रंगीन जलीय विलयन देने वाला यौगिक कौन है? तो CO2+, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक गुणधर्म है? तो आयतन जो है जो किसी भी अगर विलयन की हम बात करें तो ये आयतन उसका
जो है व्यापक गुणधर्म रहता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस यौगिक के अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध होगा, तो ये होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से उसका अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध अधिक होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रजाति की त्रिज्या बोहर के प्रथम कक्षीय हाइड्रोजन परमाणु के समान होती है, तो बी आंसर रहेगा Be3+, जिसमें n की वैल्यू है 2। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि NaOH की सांद्रण, जिसकी सांद्रण 0.5 मोलरता है, तो उसकी एक निश्चित मात्रा को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.4 mHCl के 30 मिलीलीटर की आवश्यकता है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रयोग में किए गए NaOH की मात्रा कितनी होगी, तो बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर रहेगा 24 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, जब एक प्रोटीन को उसके मूल रूप में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अधीन किया जाता है तो यह विकृत हो जाता है और अपनी जैविक गतिविधि खो देता है। तो प्रोटीन की संरचना के स्तर पर विकृतिक प्रोटीन में कौन प्रभावित नहीं होता है, तो प्राथमिक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन या चतुर्थात्मक प्रोटीन। तो प्राथमिक प्रोटीन इसका आंसर रहेगा कि गाइस जब प्राथमिक प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है और वो अपनी जैविक गतिविधि भी नहीं खोता है। नेक्स्ट है कि उस प्रजाति को पहचानिए जो अपने अधिकतम अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाती है, तो यह है मैग्नीज। मैग्नीज उस प्रजाति का तत्व है या वह तत्व है जिसकी अनुचुंबकीय प्रकृति सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए मूलभूत मापदंड निम्न पर आधारित होता है, तो इसका रहेगा तत्वों की आवर्त सारणी या तत्वों की परमाणु संख्या। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक 20 ग्राम 12 वर्षों में 2.50 ग्राम तक समानित हो जाता है, तो समस्थानिक का अर्ध आयुकाल ज्ञात करिए। तो अर्ध आयुकाल हमें यहाँ पर निकालना है और इसका आंसर रहेगा 4 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ईंधन सेल में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि उपयोग ईंधन सेल के रूप में नहीं किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह धातु का एक व्यावसायिक प्रकार नहीं है, तो व्यावसायिक प्रकार जो लोहा है उसका प्रकार कौन नहीं है, तो यह निष्क्रिय लोहा, जबकि रॉथ आयरन और पिग आयरन या स्टील जो है एक व्यावसायिक प्रकार का एक लोहा है। इसके बाद नायलॉन 66 निम्न में से किसके संगठन से बनाया जाता है, तो ये रहेगा सी एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। जो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलिन डाइएमीन की सहायता से नायलॉन 66 के संगठन से बनाया जाता है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह 16 के तत्वों के हाइड्रोइड के उपापचय स्वभाव को सही बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही टफ पड़ते हैं, लेकिन हमने इजी बनाने के लिए आपको एक ट्रिक बताई है, तो ये आपको स्पेशली जो आवर्त सारणी वाले हैं तो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो है हाइड्रोइड के उपापचय के स्वभाव को सही बढ़ते क्रम में दर्शाएंगे। तो H2O जो कम है H2O, इसके बाद आएगा H2S या H2SE या H2TE, तो ये सारा इनका बढ़ता हुआ क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यौगिक को पहचानिए जो बर्फ की शीतलन परिस्थितियों में डाइजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया करने पर एक पीले रंग में की डाई निर्मित करता है, तो इसका रहेगा एनिलीन। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में सबसे उच्च ऑक्टेन संख्या होती है, तो ये होगा इस 2,2,4 ट्राइमिथाइलिन पेंटेन। तो 2,2,4 ट्राइमेथाइल पेंटेन जो है एक हाइड्रोकार्बन, उसमें ऑक्टेन की संख्या सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि ग्लाइसिन और अमीनो कैप्राइक अम्ल एक वैकल्पिक पॉलीएमाइड समबहुलक है, तो ये है कि नायलॉन 2 नायलॉन 6 का। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नए वीडियोस में हम एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जो आपके द हार्ड क्वेश्चन पेपर 2020 का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है गाइस, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही में वीडियो को शेयर करिए ताकि अनेक जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी हमसे जुड़ पाए, और ये क्वेश्चन पेपर आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसे वीडियो में।